चलिए जी, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ली अबाउट द पाइथन। तो अब इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट और कीवर्ड्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर वो है जो यूज़र इस्तेमाल करता है कोई भी नाम, जैसे वेरिएबलों को नाम देना A1 A X Y Z, इन सब को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। या अपना स्कूल का नाम वेरिएबल या एम्प्लॉय का नाम, जितने भी सारे ये सारे के सारे हैं। सो अगर हम वेरिएबल का नाम देते हैं कोई, उस वेरिएबल को नाम को रखने को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब वेरिएबल, तो जब भी हम कोई डेटा लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर डेटा असाइन करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10। तो हम पाइथन को ओपन करके रखेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे पाइथन में, programmers.com पहले किया, चलो इंटरनेट अभी भी चलेगा। तो जब भी हम जैसे a इज इक्वल टू 10 देते हैं, ये जो 10 है ये रैम में चला जाता है, रैम के किसी मेमोरी लोकेशन में, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम रहता है a। सो हम क्या बोलते हैं, a इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड। किस जगह डेटा स्टोर रहता है, रैम में। तो रैम में जिस जगह डेटा स्टोर रहता है, जैसे 10 है, उस जगह का नाम जो रहता है a। सो उस जगह का नाम को बोलते हैं हम वेरिएबल। वरना मैथमेटिक्स में बोलते हैं वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है। यहाँ पर क्या है, जिस मेमोरी लोकेशन में वो डेटा रहता है, उस मेमोरी का लोकेशन का जो नाम होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। सो वेरिएबल इन पाइथन इज नेम्ड एज स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड्स अ वैल्यू, जहाँ पर डेटा होल्ड किया जाता है। तो जिस जगह रैम के अंदर डेटा होता है, उस जगह का नाम जो होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। उस वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं या उस वैल्यू को हम मॉडिफाई करते हैं जब हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं। देयरफॉर a variable is the name of the memory location which is RAM where data is stored. So variable are created when a value is assigned to them using the equal to operator. तो हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं जब हम उसको इक्वल टू उसके सामने रखते हैं। जैसे x इज़ द वेरिएबल, और ये जो 10 है, 10 चला गया उस मेमोरी में, रैम की मेमोरी लोकेशन में, तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम है x। सो x इज़ अ वेरिएबल। अब जब भी हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, उसके रूल्स है वेरिएबल को नाम देने का। जब भी हम वेरिएबल का नाम देते हैं, या तो पहला जो कैरेक्टर होगा वो अंडरस्कोर हो सकता है, ये अंडरस्कोर। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर str। तो यहाँ पर बोलता है द नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद आइदर लेटर और अंडरस्कोर। ये पहला जो कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या तो फिर लेटर होना चाहिए। न्यूमेरिक नंबर हम स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। जैसे आप नाम कोई रखेंगे 9M, तो ये नहीं रख सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वाइल हम वेरिएबल का नाम 8% नहीं रख सकते हैं, या परसेंट नहीं रख सकते हैं, या डॉलर नहीं रख सकते, या हैश नहीं रख सकते हैं। तो जो भी ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, हम वेरिएबलों को इनका नाम नहीं डाल सकते। तो जब भी हमें नाम देना है, या तो अंडरस्कोर देना है, या कैपिटल A to Z हो सकता है, स्मॉल a to Z हो सकता है। पहला कैरेक्टर के बाद 0 to 9 भी आप दे सकते हैं, और अंडरस्कोर स्टार्टिंग या किसी और जगह भी दे सकते हैं। लेकिन जब भी हम नाम देते हैं, आपको ख्याल रखना है वो स्मॉल में लिखा है कि कैपिटल में लिखा है। तो उसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। वो क्या है, केस सेंसिटिव। सो जैसे NUM स्मॉल में ये अलग वेरिएबल का नाम है, कैपिटल है NUM ये अलग वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं वेरिएबल जो नाम होता है वो केस सेंसिटिव भी होता है। अब नेक्स्ट है लिटरल। लिटरल जैसे हम वेरिएबल को कोई असाइन वैल्यू करते हैं, जैसे एज इज इक्वल टू 15, तो 15 इज अ लिटरल। अच्छा, नेम
फॉर एग्जांपल उसके अंदर डाला बुक, सो जो भी वैल्यू देते हैं वेरिएबल को उसको लिटरल बोलते हैं। सो ए लिटरल इज पाइथन इज ए फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होता है, और रॉ वैल्यू होता है उसको हमने प्रोसेस नहीं किया होता है, डायरेक्टली रिटन इन द कोड, जैसे हम पाइथन के कोड में वो लिखते हैं। जैसे हम देखेंगे अभी प्रोग्राम में a इज ए वेरिएबल इक्वल टू से हमने उसको 10 दे दिया, सो 10 इज हियर ए लिटरल, क्या है, इसको हम लिटरल बोलते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब है कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे हम डिक्लेयर कोई वेरिएबल को कॉन्स्टेंट बनाते हैं, उससे पता चलता है कि वो कॉन्स्टेंट है। लेकिन हम एक तरीका लिखते हैं कॉन्स्टेंटों का, जो हम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, जैसे PI हमने कैपिटल लिखा, उसके आगे वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं उसके साथ साथ हम वैल्यू भी देते रहते हैं। जैसे ग्रेविटी, ये एक कांस्टेंट हो गया 9.8 फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे डेफिनेटली कोई वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता है या कांस्टेंट हम डिक्लेयर करते हैं, तो तरीका पाइथन में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, उसको कैपिटल में लिखते हैं। सो यहाँ पर कुछ इनबिल्ट कांस्टेंट है जो हमेशा फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे फॉल्स, FALSC, तो फॉल्स एक कांस्टेंट है, या ट्रू, ठीक है, ट्रू भी एक वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, या नन हो गया कुछ नहीं, तो NON। दीज आर 3 वर्ड्स जिसको हम इस्तेमाल करते हैं क्या, कांस्टेंट के लिए। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या है, जैसे इक्वल टू है, हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करके वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद इसी वेरिएबल को हम इसका मॉडिफाई वैल्यू कर सकते हैं। जैसे उसी वेरिएबल को हम ऐड करते हैं, नया मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हैं। उसी वेरिएबल को हम उसका वैल्यू कम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, या उसका वैल्यू मॉडिफाई करके मल्टीप्लिकेशन, या ये डिवाइड है, ये इंटीजर डिवाइड है, मतलब उसका पॉइंट वाला वैल्यू नहीं होता है। दूसरा डिवीजन होता है फॉरवर्ड स्लैश, जो फ्लो डिवीजन होता है जिसमें पॉइंट का भी वैल्यू ऐड होता है। या रेज पावर आपको करना है, स्टार यहाँ पर रेज पावर के लिए इस्तेमाल होता है, पावर के लिए इस्तेमाल होता है, या रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंट का इस्तेमाल होता है। तो आप एक ही वेरिएबल को उसी के वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे a + = 5, a का जो अपना वैल्यू है उसको हम मॉडिफाई करके और ऐड कर सकते हैं 5। सो a का ही वैल्यू जो उसके पास होगा उसको ऐड हो जाते हैं 5। जैसे a = a + 5, तो इसका मतलब है, ये जो हमने शॉर्टकट में लिखा है उसका मतलब है a = a + 5। इसी तरह a - 5, a × 5, a इंटीजर डिवाइड बाई 5, आपको याद रखना है ये इंटीजर डिवाइड है। या a का जो होगा उसका रिमाइंडर होगा जो निकलेगा वो a के अंदर चला जाएगा। सो a के वैल्यू उसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, 5 से, और जो वैल्यू रिमाइंडर में निकलेगा वो a को असाइन हो जाएगा। सो a को ही हम मॉडिफाई वैल्यू करते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। रिलेशनल ऑपरेटर्स, या उनका दूसरा नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं इनका हमेशा आंसर या 1 होता है, जिसका मतलब है ट्रू, या तो 0 होगा, उसका मतलब है फॉल्स। तो जैसे पहला ऑपरेटर है हमें इक्वल टू, ये दो वेरिएबलों के अंदर जो वैल्यू होता है उनको ये कंपेयर करता है, क्या दोनों सेम है, अगर सेम है तो ट्रू, अगर सेम नहीं है तो हमारा जो आंसर आएगा या उसका वैल्यू आएगा वो फॉल्स आएगा। हमारे पास इसमें जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में 2 ऐसे ऑपरेटर हैं जो एक ही काम करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, या लेस देन, ग्रेटर देन, उनको मिला के लिखना, उनको भी हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। जैसे ए का बोलते हैं नॉट इक्वल टू बी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो हमेशा जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है या कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, इनका जो आउटपुट होता है, आंसर होता है, वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स होता है। इसी तरह ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू।
लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर है 3, जिसको हम बोलते हैं एंड और नॉट। एंड के लिए ये ज़रूरी है, अगर एक ऑपरेंड है ए दूसरा बी है, जब तक कि दोनों ट्रू नहीं होंगे, बी का भी वैल्यू ट्रू नहीं बराबर होगा, और ए एंड बी जब तक दोनों का वैल्यू ट्रू, ए ट्रू एंड बी ट्रू, तभी इस एक्सप्रेशन का ट्रू निकलेगा। अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स होगा तो हमेशा आंसर फॉल्स में निकलता है। लेकिन ये और ऑपरेटर में नहीं है, कम से कम एक ऑपरेंड ट्रू होना चाहिए, अगर दूसरा फॉल्स है तो हमारा आंसर ट्रू निकलता है। लेकिन इसमें अगर ए भी फॉल्स है बी भी फॉल्स है तो उसी केस में और ऑपरेटर आंसर फॉल्स दे देता है। तो उसके बाद नॉट है, जो अगर ट्रू है नॉट करके ये फॉल्स बन जाएगा, अगर अंदर में फॉल्स है ए वैल्यू फॉल्स है तो नॉट उसको ट्रू करके देगा। तो ऑलवेज इट इज़ ए रिवर्स ऑपरेटर। उसके बाद है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर वो वहाँ पर इस्तेमाल होती है जब जहाँ हमें चेक करनी होती है सेम मेमोरी लोकेशन। अगर दो वेरिएबलों का सेम मेमोरी लोकेशन है, क्योंकि ये जो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है रैम में, अगर उस लोकेशन को दो नाम होंगे तो हम उनको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर से चेक करते हैं क्या वो सेम लोकेशन मेमोरी को पॉइंट करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, सो 10 वैल्यू जो है पाइथन में ये 2 बार हमने लिया तो, लेकिन ये सेम मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। तो अगर हम चेक करना चाहेंगे ए इज़ बी, यस, उस केस में क्या है बी, क्योंकि ए भी पॉइंट करता है 10 को, बी भी पॉइंट करता है 10 को, तो उस टाइम हमें आंसर मिलता है आइडेंटिटी ऑपरेटर में एज ए ट्रू। अगर नहीं सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं वैल्यू तो उसको फॉल्स निकलता है। और ये रिवर्स में चेक करता है, जैसे बोलता है क्या सेम मेमोरी लोकेशन है, तो ये इज़ नॉट, इसका रिवर्स है, क्या उनका सेम मेमोरी लोकेशन नहीं है, तब वो ट्रू देगा। अगर सेम मेमोरी लोकेशन होगा इज़ नॉट में, उस टाइम ये फॉल्स दे देगा। एग्जाम्पल है एक्स एप्पल बनाना, 2 वैल्यूज़ है एक्स के अंदर, तो y है उसके भी अंदर 2 वैल्यूज़ है। तो x को हमने क्या कर दिया, x की जो मेमोरी लोकेशन है वो z को भी बना दिया। तो इसका मतलब है जहाँ x पॉइंट करता है, जिस मेमोरी लोकेशन का नाम x है, अब उसका z है। अब z और x का जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है। प्रिंट कर दीजिए, कैसे हम चेक करेंगे, x इज़ z, यस, जहाँ पर जिस मेमोरी लोकेशन को x पॉइंट करता है वहाँ पर अब z भी पॉइंट करता है, तो उसका मतलब ये आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट है प्रिंट x इज़ y, x अलग जगह पॉइंट करता है और y की मेमोरी लोकेशन अलग है, तो इन केस ऑफ x इज़ y वहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा। सो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो उसके बाद हमारा एक है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो पाइथन प्रोग्रामिंग में है तो वो एक्स्ट्रा स्पेस होती है ऊपर वाली, जैसे इफ़ हमने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा स्पेस डाली हुई है इफ़ ने प्रिंट से पहले, तो उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से क्या होता है, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसका नीचे वाला उसके अंडर आ जाता है या उसका ब्लॉक बन जाता है। तो इंडेंटेड बाय 4 स्पेसेस, ये प्रिंट से पहले अगर हमने एक्स्ट्रा स्पेस दिए कम से कम 2, तो उससे ज़्यादा भी आप देख सकते हैं, तो उसका मतलब ये जो प्रिंट वाली लाइन है ये किसके अंडर है, इस इफ़ के अंडर, तो इसका ब्लॉक है ये वाला। तो जितने भी लाइंस आप यहाँ लिखोगे वो सब के सब इफ़ के अंडर आएंगे। इसी तरह दूसरा पार्ट है एल्स, ये दूसरा लाइन ऑफ कोड है, इसके अंडर हमने प्रिंट को लगा दिया, तो प्रिंट इसके अंडर आ गया, क्योंकि जब भी हम इंडेंटेशन करते हैं जहाँ पर भी करना हो तो उसके ऊपर वाली लाइन में कोलन लगता है। सो कोलन से नीचे वो एक्स्ट्रा लाइन एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ के आगे जाती है। तो ये लाइन इफ़ के अंदर है और ये वाली लाइन एल्स के अंदर है, तो इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर आपको ब्लॉक बनाना होगा कि वो जो कमांड्स है वो उसके ऊपर वाली लाइन के अगेंस्ट चले, तो हमें उसको ब्लॉक बनाना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन रेफर्स टू द वाइट स्पेस, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द कोड टू डिफाइन ब्लॉक्स ऑफ कोड। तब वो जो नीचे आप एक लाइन दे सकते हैं इफ़ के नीचे या हज़ारों लाइन दे सकते हैं, वो इफ़ के अंडर ही होंगे। ये कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप्स में डाल सकते हैं, फंक्शंस में डाल सकते हैं, या कंडीशनल्स में डाल सकते हैं। आपने क्लासेस नहीं पढ़े हैं तो इसमें पाइथन में क्लासेस का कंसेप्ट भी है जो आपको आउट ऑफ सिलेबस है इस टाइम। तो ये इन्हीं जगह में हम क्या कर सकते हैं,
इंडेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेंटेशन रिलाइज सोलरली ऑन इंडेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन प्रोग्राम में, जो जिसमें हमें ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स या ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स करने होते हैं, तो ये इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, तो प्रिंट एफ, जिसके क्या आपको मॉनिटर पर डेटा डिस्प्ले करना है तो आप प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड से वैल्यू लेना है, यू वांट टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, तो उसके बाद हमारी इनपुट का स्टेटमेंट है। सो इनपुट स्टेटमेंट इज़ रीड स्टेटमेंट, तो प्रिंट इज़ द आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, जो किसी के अंदर वैल्यू होगा, वेरिएबल की मेमोरी के लोकेशन में जो वैल्यू होगा, अगर आपको उसको इस्तेमाल करना है या डिस्प्ले करना है तो आप प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंट है इसमें स्ट्रिंग्स प्रिंट कर सकते हैं, नंबर्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहेंगे। तो जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर b इज इक्वल टू 20, सो a वेरिएबल ले लिया, b वेरिएबल ले लिया, सो प्रिंट हमने ले लिया। तो इसके अंदर हम इसको मतलब कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, a प्लस b, तो हमने इसी के अंदर एक्सप्रेशन डाल दिया। तो जब हम उसको रन करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये देखते हैं 30 हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू दे सकते हैं, एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। अच्छा, अब आपको सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स क्या होता है? लिखने का तरीका। हम जो कमांड प्रोग्राम में लिखते हैं उसका क्या तरीका है लिखने का। जैसे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का क्या तरीका है, तो अगर हम प्रोग्राम में देखेंगे तो हम पहले वेरिएबल का नाम रखते हैं और वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद इक्वल टू साइन देते हैं, उसके बाद कोई भी वैल्यू असाइन देते हैं। सो दिस कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ असाइनिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब आपको कहा जा रहा है इस पर, आप इफ़ एल्स का सिंटैक्स बताओ। इफ़ एल्स से फोर लास्ट में एल्स उसको लगता है, उसका सिंटैक्स बताओ। फॉर लूप को लिखने का सिंटैक्स बताओ और वाइल लूप का सिंटैक्स आप बताओ। सो इफ़ क्या सिंटैक्स है? इफ़ के बाद हम कंडीशन देते हैं, जैसे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। उसके बाद इंडेंटेशन का सिंबल होता है जो यहाँ लिखते हैं। उसके बाद जो भी आपको कोड लिखना होगा नीचे वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद एल्स है, एल्स हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, जो उसके बाद नीचे हम उसको कोड करके लिखते हैं। तो ये है इफ़ एंड एल्स का लिखने का तरीका। तो ये है, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। बताओ इफ़ या कोई भी कमांड का सिंटैक्स क्या है। इसी तरह इफ़, एलिफ एंड एल्स, हमेशा इफ़ एंड लास्ट में एल्स होता है। ये लास्ट स्टेटमेंट होता है जो मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल होता है। तो हम क्या, वही इफ़ कंडीशन 1, उसके बाद कोलन, उसके बाद नीचे स्टेटमेंट, उसके बाद एल इफ़ हो गया। एक्चुअली एल्स इफ़, एक कंटिन्यू हम इफ़ को स्टेटमेंट करते हैं। कंटिन्यू सेकंड कंडीशन को ले सकते हैं, इसी तरह थर्ड कंडीशन, इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी कंडीशंस आपको लगते हैं आप लिख सकते हैं। तो लास्ट में जब लास्ट कंडीशन हो तो उसमें हमेशा एल्स का इस्तेमाल होके कॉलम में लिखा जाता है। तो लास्ट में उसके बाद उसको नीचे स्टेटमेंट लिखा जाता है। फॉर लूप कैसे हम लिखते हैं कि पहले FOR लिखते हैं, स्मॉल में ही सारा, क्योंकि आपको याद रखना है कि ये जो पाइथन में जो कोडिंग होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं, एक्सेप्ट कॉन्स्टेंट को कैपिटल किया जाता है। पहले लिखते हैं फॉर, फिर आइटम, कोई वेरिएबल, उसके बाद किस में इसको घुमाना है, कितनी बार घुमाना है, तो वो हम लिखते हैं। तो दिस कॉल्ड फॉर। जैसे हम लिखते थे फॉर, उसके बाद इन भी एक रिजर्व वर्ड है। तो फॉर के वेरिएबल के बाद या आइटम के बाद इन लिखा जाता है। फिर आइटरेबल, जिसमें आपको इसको घुमाना है, कितनी बार घुमाना है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स, वो आपको देखना है। उसके बाद कोलन, लास्ट में कोलन। उसके बाद फॉर के नीचे जो भी कोड आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने किए प्रैक्टिकली, तो आगे भी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको फॉर लूप का समझ में आए। और फॉर लूप के साथ हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं रेंज। जैसे हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, तो फिर रेंज के आपको आगे चल के रेंज का बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो फॉर के साथ हम रेंज का भी इस्तेमाल करते हैं। अब वाइल, ये जो फॉर लूप है उसमें स्टार्ट का भी पता होता है और एंड का भी पता होता है कहाँ तक जाना है। लेकिन वाइल लूप में खाली हम कंडीशन देते हैं। ठीक है, वाइल लूप कहाँ तक चलाना है, ये वाइल कंडीशन होती है।
वाइल लूप के अंदर कि हम देते हैं वाइल के आगे कंडीशन देते हैं और कोई चीज़ नहीं देते। स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या करना है, क्या कहाँ तक जाना है, वो जब भी हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक लूप को घुमाना है, कितनी बार घुमाना है, तो उस वक्त हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टार्ट का भी पता होता है, एंड का भी पता होता है। तो वाइल लूप से पहले हम इसको स्टार्टिंग देते हैं कि x इज इक्वल टू 1, अब 1 से स्टार्ट कर लो। फिर इसके अंदर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन के अंदर देते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक 10 होगा। तो उसके अंदर क्या करना है, तो नीचे हम उसका बॉडी कोड फिर लिखते हैं। सो ये सिंटेक्स था किसका, लूप्स का। अब जो इफ़ स्टेटमेंट है, जैसे हमने इफ़ स्टेटमेंट ले लिया, उसकी कंडीशन आपने लिया, तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन पाइथन टू टेक द डिसीजन, बट सिंगल डिसीजन। तो ये जो इफ़ स्टेटमेंट में है, इसमें हम खाली एक डिसीजन को लेते हैं। सो सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो खाली इफ़ स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज्ड टू डिसाइड वेदर ए सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट और नॉट। या तो वो एग्जीक्यूट होगा या उसके आगे कुछ नहीं है, या तो एग्जीक्यूट होगा या तो नहीं होगा। जैसे हमने लिखा इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, अगर एज है उसकी ग्रेटर दैन 18, तब आप लिखोगे उसको यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर नहीं है तब ये इफ़ स्टेटमेंट कुछ नहीं बोलेगा। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट है जिसको हम ड्यूअल स्टेटमेंट बोलते हैं। सो ड्यूअल स्टेटमेंट जो है, इससे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर है तो ठीक, अगर नहीं है उस टाइम क्या करो, तो उसको बोलते हैं ड्यूअल डिसीजन स्टेटमेंट, जो हम हमेशा लिखते हैं इफ़ एंड एल्स। ये ऊपर वाला जो इफ़ कंडीशन है उसमें कोई एल्स पार्ट नहीं होता है, ये सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है। तो जैसे हम लिखते हैं इफ़ कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद एल्स, अगर फॉलोज का कंडीशन होगी ऊपर वाली तो वो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाता है। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ ड्यूअल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल है, जैसे हमने नंबर 1 ले लिया, नंबर 2 ले लिया, उसको इनपुट भी करा दिया कीबोर्ड से। उसके बाद हम चेक करते इफ़ नंबर 1, जो वैल्यू आपने दे दिया नंबर 1 के लिए, अगर वो दूसरे नंबर से ग्रेटर देन है, तब ये प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इज़ नंबर 1। अगर पहला नंबर बड़ा नहीं है तब दूसरे स्टेटमेंट को ये जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ड्यूअल स्टेटमेंट, एल्स के पार्ट में चला जाता है, तो दूसरा नंबर प्रिंट हो जाता है। अब एक इससे हमने देखा कि दो स्टेटमेंट का ड्यूअल इफ़ हो सकता है, लेकिन वी कैन हैव अ मल्टीपल स्टेटमेंट ऑफ इफ़। वन इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़, दूसरा बोलते हैं लैडर इफ़। तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में होता है दैट इज़ द टारगेट ऑफ अनदर इफ़, उसके अंदर और एक इफ़ स्टेटमेंट होता है। इफ़ के अंदर और एक इफ़ IF लिखा जाता है और उसके अंदर और एक इफ़ हो सकता है। सो यू कैन हैव यर, मतलब उसका लिमिट नहीं है, जितने आप इफ़ स्टेटमेंट चाहते हैं, इफ़ करके बहुत सारे ब्लॉक्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर दूसरा इफ़ है, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब इसके बाहर वाला ट्रू होगा। तो तीसरा इफ़ ब्लॉक तब चलेगा जब सेकेंड इफ़ ट्रू होगा। सो इसमें हमेशा बाहर वाला ट्रू होना, तब जाके अंदर जाएगा। दूसरा ट्रू है तब जाके तीसरे में जाएगा, तीसरा ट्रू है तब जाके फोर्थ में जाएगा। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। यस, पाइथन अलाउज अस टू नेस्ट हो गया ग्रुप करना, इफ के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट वी कैन प्लेस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। सो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम और एक इफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं। अब जो लैडर इफ है आपको याद रखना है, उसमें इफ खाली इस्तेमाल होता है। इसमें होता है इफ एंड एल्स इफ, और उसके अंदर और एक एल्स इफ हो सकता है, उसके अंदर और एक नीचे एल्स इफ, तो मल्टीपल एल्स इफ इसमें होते हैं लैडर इफ में। तो इसमें क्या है, अगर पहला ट्रू नहीं है ये दूसरे पे जाएगा, दूसरा ट्रू नहीं है ये तीसरे पे जाएगा, तीसरे पे नहीं है तो चौथे को। तो लेकिन अब उस वाले क्या होता है, पहला इफ़ अगर फॉल्स है कोई भी अंदर वाला इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर अगर पहला ट्रू है तो हो जाएगा, बाकी कोई एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ पहला ट्रू तो वो अगर पहला फॉल्स है ये दूसरे पे जाएगा, अगर वो भी फॉल्स है तो तीसरे पे जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, बाकी ऊपर वाले बाईपास हो जाते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से लेके नीचे तक। दैट्स वाई के लैडर इफ का ये स्ट्रक्चर है।
तो इस वीडियो में इतना करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।